नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी को पता ही है कि हमारी यह कक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए सेंट्रिक है। खासतौर पे इसीलिए क्योंकि साल में 2 बार पेपर होता है। आपको पता है यूजीसी नेट का एनटीए के द्वारा जो आयोजित की जाती है इसी एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आज तक मैंने देखा कि जितने भी यूजीसी नेट की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं खास तौर पे या प्लेटफॉर्म जो भी है, वो किसी का कट कॉपी पेस्ट करने का काम करता है, ठीक है, और पीडीएफ से आकर के दिखा करके चला दिया। फ्री हैंड लेक्चर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ करंट डेट, ठीक है, आप जाएंगे तो कहीं नहीं मिलने वाला है जो फ्री हैंड लेक्चर किसी टीचर ने पढ़ाया हो। आज उसी चीज़ का मैंने क्या किया, समाधान किया। जो केवीएस मैदान जैसे पुस्तकों का जो टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड बुक होती है उसका निचोड़ मैं आपको फ्री हैंड लेक्चर में दे रहा हूं। इसीलिए आपको यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप यूजीसी नेट की तैयारी अगर कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, वैसा तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जोश नीट जेआरएफ को सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथियों को भी बताइए कि ऐसा लेक्चर कहीं नहीं है जो फ्री हैंड लेक्चर में है। हैंड रिटन नोट्स या इन शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जो एग्जाम के समय भी जाएंगे तो आप 1 घंटा में रिवीजन कर सकते हैं। आपको पता है कि यूनिट वाइज मेरा प्रिपरेशन चला रहा है हम, जिसमें पे यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 3 भी कंप्लीट हो चुका है जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था, यूनिट 4 में हम लोग प्रेजेंट किए हुए हैं, उसमें भी 3 कक्षाएं ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। आज के इस चौथी लेक्चर में जो संप्रेषण का है, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोडेड हो चुका है। क्लास आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर मान लिया जाए इससे पहले अगर देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरीके से मिशन जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। आप यहाँ देखिए किस तरीके से जोश नीट जेआरएफ का जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप इस तरीके से वीडियो सारे कंटेंट वाइज आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लिया जाए वीडियोज़ में, तो आप जानते ही हैं जब ये वीडियोज़ में जाएंगे तो कुल मिलाकर के देखिए मध्यकाल भक्तिकाल सारा चीज़ चल रहा है, सिस्टमेटिक वे से चल रहा है। अगर प्लेलिस्ट में अगर आते हैं आप तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको दिखने को मिलेगा किस प्रकार से भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सारा चीज़ सिस्टमेटिक पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का जो दिख रहे हैं सारी अपडेटेड आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। और इसमें देखिए जब जाएंगे तो यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपको दिख रहा है कंप्लीट बैच, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा बैचेज आपके सामने क्या है ओपन होके रखा हुआ है। जाकर के आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को एक धार देने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी क्या हो दिक्कत ना हो और आप बहुत आसानी से क्या करें अपना यूजीसी नेट कंप्लीट कर लें, ठीक है, जेआरएफ करें, विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए इनरोलमेंट हो, सारा यूनिट वाइज चीज़ें चला हुआ है। कहीं से कोई आपको क्या होगा दिक्कत की ज़रूरत आपको नहीं होने वाला है। ये मेरा टैगलाइन ही आप देख रहे हैं कि मिशन जेआरएफ दिसंबर, तो दिसंबर के लिए डेडिकेटेड है। अपने साथियों को बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तब जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि दूसरी बात मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप जो यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो व्हाट्सएप टू जोश नीट जेआरएफ की टीम को आप भी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको हर वो चीज़ का तैयारी मिल जाएगा, हर वो कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आपको मिल जाएगा। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, आपको अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। जब क्लास में आते हैं तो आपको पता है, इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से आपको एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया था कि कार्य संपादन मॉडल क्या होता है। उससे पहले मैंने बताया था आपको कि संवाद मूलक मॉडल क्या होता है। उससे पहले मैंने बताया 3 मॉडल का मैंने जिक्र किया था, ठीक है, संप्रेषण के लिए रेखीय मॉडल, संवाद मूलक मॉडल और कार्य संपादन मॉडल, जो आपको पिछली लेक्चर में अवेलेबल है, जाकर के उसको देख सकते हैं। अब उसी संप्रेषण को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज संप्रेषण के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संप्रेषण को प्रकार को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। संप्रेषण को प्रकार पूर्व की भांति ही मैं क्या करता हूं, आपकी वीडियो को हटा देता हूं मैं अपने वाले को, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन क्या हो बना रहे। चलिए अब हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। जब आते हैं संप्रेषण के प्रकार में, तो संप्रेषण के प्रकार में सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है क्या है? संप्रेषण के प्रकार, ठीक है, कह सकते टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए एक एक करके देखिए कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है। सबसे पहला जो आता है
सबसे पहला अगर कहेंगे तो एक आता है कि संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। क्या आता है? संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लासिफिकेशन जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा? रिलेशनशिप एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब देखिए जब रिलेशनशिप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला बात आता है, पहला जो एक जो वर्गीकरण का पार्ट है, एक आता है अवैक्तिक संप्रेषण। क्या होता है? आपको नोट्स बनाते चलना है जिससे कि आपका क्या हो, नोट्स भी तैयार हो जाए। अवैक्तिक संप्रेषण जिसको कहते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। सबसे पहला जो चीज़ें जानने के लिए ज़रूरत है आपके पास कि अवैक्तिक संप्रेषण को आत्मचर्या क्या बोलते हैं? आत्मचर्या या आत्मविचार या आत्ममंथन के रूप में जाना जाता है। आत्मचर्या, ठीक है, आत्मविचार और क्या बोलते हैं? आत्ममंथन। अब इसको अवैक्तिक संप्रेषण को कह सकते हैं। खास करके जो है इसमें संदेश संप्रेषक और जो संदेश प्राप्त करता एक ही व्यक्ति होता है। अब देखिए जो यहाँ इस अगर से समझें तो ये जो है दोनों जो है क्या है, एक जो है इसी को कह सकते दोनों को। एक तो आपका हो गया क्या, एक आपका हो जाता है संदेश प्रेषक और ये हो गया प्राप्तकर्ता। क्या हो गया? प्राप्तकर्ता। दोनों एक ही व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति। अब समझ में आ गया होगा। यह एक स्वचालित संप्रेषण प्रक्रिया क्या है? ये प्रकार के स्वचालित संप्रेषण प्रक्रिया है, स्वचालित है। ये भी आपको समझ में आ गया, जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं का एवं दूसरों का मूल्यांकन करता है। यानी अपना भी मूल्यांकन करता है और दूसरे का भी मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन किसका करता है? दो, स्वयं का भी और दूसरे का भी। ठीक है, इसमें ध्यान लगाना, चिंतन करना, इष्ट देव की प्रार्थना करना इत्यादि शामिल कर सकते हैं। इसको उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे तो जैसे ध्यान लगाना हो गया, चिंतन करना हो गया, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, चिंतन करना हो गया। ठीक है, प्रार्थना करना हो गया, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल हो जाता है? ये एग्जाम्पल हो जाता है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का। अब हम आगे चलते हैं। खासकर हम प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं इसमें, हे परमात्मा, मतलब यह क्या हो गया, इस तरह की बात भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, शब्द का प्रयोग की बात करेंगे, नहीं होता कहीं पर ओ माई गॉड, इस तरह से जो बात करते हैं हम लोग, ओ माई गॉड। ठीक है, इस तरह की बात करते हैं। जब संकट में आते हैं तो ओह नो, इस तरह की जो हम लोग बोलते हैं, तो ये इम्पर्सनल का ही पार्ट है। ठीक है, या जब खुशी हो जाता है तो वाह, आप इस तरह की बात करते हैं। जब उत्तेजित हो जाते तब आप कहते हैं। खास कर इस प्रकार के संप्रेषण का प्रयोग जो है हम अपने जीवन में योजना तैयार करने के लिए या जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं उसका पूर्वाभ्यास करने के लिए करते हैं। कोई भी जैसे मान लिया आपका योजना बनाया आपने, तो योजना बनाने से लेकर के कोई चीज़ पूर्वाभ्यास करते हैं ना, प्रैक्टिस, तो भी इसमें आपको इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है। दूसरा आता है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। क्या आता है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मतलब होता है इंटरपर्सनल। क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है इसको समझिए। जो अंतर्व्यक्तिक जो इंटरपर्सनल बोलते हैं संप्रेषण से खासकर तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच विचार। अभी आपने देखा इससे पहले क्या इंप्रेशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर रहा था दोनों चीज़ का।
ठीक है, प्राप्तकर्ता का भी और प्रेषक का भी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, दो व्यक्ति, सबसे पहला तो बात आ गया कि दो व्यक्ति इसमें आए, इन्वॉल्व होगा। क्या होगा, दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में क्या होगा, दो व्यक्ति के बीच में पहला तो होगा, दो व्यक्ति के बीच में हम लोग क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का, भावनाओं का, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं। पहला तो ये बात हो जाता है आपका। खासकर दो व्यक्तियों के बीच संपर्क का होना जरूरी है, इसमें याद रखिएगा, संपर्क का, दो व्यक्ति के बीच संपर्क का होना जरूरी, संपर्क वाले केवल, ऐसा नहीं कि दूर दूर है उससे भी हो जाएगा। खास करके इसको टू वे प्रक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो तरफा प्रक्रिया बोलते हैं, दो तरफा प्रक्रिया बोलते हैं। खास करके अगर बात करें अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में जो फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान है, किसका है, प्रतिपुष्टि का, प्रतिपुष्टि का विशेष महत्व, इसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। इसी के आधार पर संप्रेषण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आपको पता है टेलीफोन पर वार्तालाप होता है, ईमेल होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग होती है। ये सब जो आपको एग्जाम्पल से दिख रहा है, ये सब क्या होता है, इंटरपर्सनल की ही बात होती है, दो व्यक्ति के बीच में होता है। आपने क्या बताया, टेलीफोन पर बातचीत, टेलीफोन पर बातचीत हो गया, ईमेल का माध्यम कह सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया साइट, सोशल मीडिया पर जो चैटिंग होता है इसका भी कह सकते हैं चैटिंग, ये सब इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। संदेश भेजने के अनेक तरीके हो सकते हैं, आपका भाषा में, शब्द में, कोई इस बार इमोजी बहुत ज़्यादा चलता है, कुछ भी होता है इमोजी भेज देता है इस तरीके से, मुंह बना करके ऐसे करके। सच्चाई में बताऊँ तो ये इमोजी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये भी एक प्रकार है, ठीक है, सिर हिलाने वाला भी कह सकता है लोग। अब जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा बात होता है समूह संप्रेषण। क्या होता है, समूह संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संप्रेषण, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन के बाद अब समूह संप्रेषण क्या होता है। सबसे पहली बात ये तो अंतर्वैयक्तिक होता है, अंतर्वैयक्तिक का मतलब इंटरपर्सनल, जो आपने दो व्यक्तियों के बीच में देखा, कभी यही विस्तार है, ठीक है, जहां दो व्यक्ति से क्या, दो से अधिक विचार, व्यक्तियों के विचारों कौशल का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। ये बात आप समझ में आ गया, दो से अधिक व्यक्ति का। समूह संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए समूह के बारे में जानना आवश्यक होता है। किसी को भी अब जब नहीं जानेंगे अपने ग्रुप के बारे में तो क्या ही बात करेंगे। समूह संप्रेषण कितना बेहतर होगा, प्रतिपुष्टि कितनी अधिक मिलेगी, यह समूह के प्रधान और सदस्यों पर के परस्पर संबंधों पर निर्भर करती है। यानी कुल मिला के समूह के प्रधान और सदस्य के बीच संबंध पर आधारित, किस पर, संबंध पर आधारित होता है। स्वाभाविक बात है, अगर आप मान लीजिए प्रधान हैं और आपका ग्रुप का मेंबर मान लिया जाए आपके विचारों से खुश नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो फीडबैक सही नहीं देगा, जो फीडबैक मिलना चाहिए वो फीडबैक सही नहीं देगा, फीडबैक नहीं देगा तो फिर अल्टीमेट क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। अब बात आता है कि इसमें सामूहिक निर्णय लेने, आप खास करके अगर कुछ एग्जाम्पल की स्वरूप आप समझना चाहिए तो इसमें सामूहिक निर्णय लेने, सामूहिक निर्णय लेने, दूसरा कह सकते हैं आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात आती है, आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि, व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आदि को भी सम्मिलित इसमें किया जाता है। ये बात आप जान ही गए एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट आता है जन संप्रेषण। क्या आता है, जन, मास कम्युनिकेशन, जन संप्रेषण, ठीक है।
अब देखिए मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन सबसे पहले जानिए कि आधुनिक युग में जन संप्रेषण काफ़ी प्रचलित शब्द हो गया। मास कम्युनिकेशन, कोई भी डिग्री करना है तो क्या कर रहे हो, तो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसका निर्माण दो शब्द से होता है, आपको पता ही है। एक तो निर्माण जन प्लस समूह समूह से होता है। क्या होता है, संप्रेषण से होता है। ठीक है। खास करके जन संप्रेषण का अर्थ देखेंगे तो विशाल समूह के साथ क्या होता है, विशाल, खास करके जन समूह, विशाल जन समूह के साथ क्या है, संप्रेषण करने से है, संप्रेषण करने से है। ठीक है। आपने देख लिया किसी नेता को, अगर कोई क्लासरूम में, अगर कोई बहुत बड़े हॉल है, ऑडिटोरियम है, अगर वहाँ पर कोई नेताजी अगर भाषण दे रहे तो वो भी जन संप्रेषण का ही काम कह सकते हैं इसको। टेलीविज़न पे कोई काम कर रहा है, इंटरनेट पे काम कर रहा है, सिनेमा घर में काम कर रहा है, वो जन संप्रेषण को ही कहते हैं। खास करके इसे मध्यस्थता संप्रेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मध्यस्थता संप्रेषण, क्या बोलते हैं, मध्यस्थता संप्रेषण भी बोलते हैं इसको। यह यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करता है इसमें। अगर मान लिया जाए कोई मशीन है, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो यांत्रिक उपकरणों का भी क्या करते उपयोग करता है, जिससे कई संदेशों को एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यांत्रिक उपकरणों का उपयोग, ठीक है, यांत्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है इसमें। खासकर इसमें संप्रेषण के लिए औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है। क्या होता है, संप्रेषण के लिए औपचारिक और व्यवस्थित संगठन भी होता है। अगर उदाहरण के लिए बात करें आप, तो इसमें समाचार पत्र को रख सकते हैं। समाचार पत्र हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, इस सब चीज़ को इसमें आप रख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। आपने देखा कि इस तरीके से कि संबंध के आधार पे किसके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट अगर रहेगा तो हम लोगों ने इतने वर्गीकरण को देखा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले वर्गीकरण पे। दूसरा वर्गीकरण मेरा कहता है कि चैनल के आधार पे संप्रेषण का वर्गीकरण। क्या, चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। ठीक है। कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर जो दो चैनल मेन मुख्यतः होता है, एक तो होता है शाब्दिक, ठीक है, दूसरा होता है अशाब्दिक। मतलब संप्रेषण की मैं बात कर रहा हूँ कि संप्रेषण शब्द के द्वारा जो है आप कोई अपना इच्छा जाहिर कीजिए, या तो कुछ ना बोले इशारा में ही कर दीजिए। आप सिंपल भाषा में समझना हो तो समझ गए आप, लेकिन इसी को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं कि शाब्दिक क्या होता है। इसको शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन की बात क्या होती हो रही है, बात वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अब देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले बात शब्दों का प्रयोग होता है। क्या होता है इसमें, शब्दों का प्रयोग होता है। बात करेंगे शब्द से तो किसका प्रयोग होगा, शब्द का ही प्रयोग होगा, शब्दों का प्रयोग होता है। शाब्दिक संप्रेषण में संदेश शाब्दिक रूप में प्रसारित किया जाता है। ये भाई बात पता चल गया। इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, सदैव भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह क्या हो सकता है, ये बात को समझिए, ये मौखिक और लिखित दोनों तरह के हो सकता है। इसमें भी प्रकार की बात करेंगे ना, तो इसमें मौखिक भी हो सकता है शाब्दिक में, और लिखित भी हो सकता है, लिख करके भी तो कोई दे सकता है चीज़ें। ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लिया जाए कि शाब्दिक संप्रेषण में, या तो जैसे मान लिया जाए आप जानते हैं कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में रहता है, तो क्या होता है वो लिख करके ही बताता है कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ। अगर मौखिक होता है तो मौखिक मुंह से बोल करके जवाब देता है। अब हम चलते हैं कि मौखिक संप्रेषण में क्या क्या अब इसको रख सकते हैं।
इधर मौखिक रखते हैं और इधर लिखित रखते हैं। अब समझिए, चीज़ों को एक एक करके समझना है कि मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण में बेसिक तौर पे क्या क्या अंतर है। ठीक है, अब नंबर 1 पॉइंट वाइज बना के देखिए। पहले बात तो मौखिक जब संप्रेषण की बात करेंगे तो इसमें मौखिक रूप से वाणी द्वारा विचारों एवं सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। वाणी द्वारा यानी बोल करके जो है ना, विचारों का या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये बात पता ही आपको है। दूसरी बात आती है कि संप्रेषण में प्रेषक जो बोलने वाला और जो रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने रहते। क्या रहते हैं ये जैसे मान लो कि हो गया प्रेषक, और प्रेषक के इधर दोनों तरफ से क्या होगा, इधर ये इसको देखेगा, ये इसको देखा, प्राप्तकर्ता आमने सामने रहेगा। ठीक है, ये भी बात आपने समझ गया। खासकर मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि प्रत्यक्ष वार्तालाप, टेलीफोन के माध्यम से वार्तालाप, भाषण, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, वीडियो, ये सब सम्मिलित कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लो ना, तो एग्जाम्पल में क्या कह सकते हो आप, इसमें कह सकते हैं कि टेलीफोन के भाषण, ठीक है, प्रत्यक्ष वार्तालाप, भाषण हो गया, ये सब क्या है, सामूहिक चर्चा, ये सबको इसमें रख सकते हैं। अब खासकर अगर मान लिया जाए कि अगर ये कहेंगे कि मौखिक संप्रेषण को भी कोई चीज़ ऐसा है जो प्रभावित करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। जैसे मान लिया जाए अगर ध्वनि ज़्यादा हो गया, लाउड स्पीकर में वॉइस ज़्यादा हो गया तो आपको सुनाई सही से नहीं पड़ सकता है। पिच ज़्यादा हो गया तो भी नहीं सुनाई पड़ेगा। अगर मान लिया जब भाषण देने वाले की अगर शब्दों में क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। ये सब क्या है, उसकी बाधाएं हैं या प्रभावित कर सकता है। मौखिक संप्रेषण के आप ऐसे ही मैं बता देता हूँ, लाभ भी कुछ होता है। लाभ तो जानते ही, आपको कहेगा कि मौखिक संप्रेषण सहज और स्वाभाविक होता है, दूसरे को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। ये सब क्या, उसकी तुरंत प्रतिपुष्टि, फीडबैक मिल जाती है आमने सामने से। कुछ सीमाएं हैं, ये बात आप जानते ही हैं। हर चीज़ का कुछ अच्छाई होता है तो कुछ बुराई होता है, ये सब आपको सिंपल चीज़ है। अब हम चलते हैं लिखित में। लिखित जो रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, लिखित संप्रेषण में लिखे हुए संकेत या प्रतीक दोनों मुद्रित या हस्तलिखित रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्या मैंने बोला, लिखित संप्रेषण में लिखे हुए संकेत और प्रतीक दोनों को क्या किया जाता है, दोनों या तो मुद्रित प्रिंट हो या हस्तलिखित हो। क्या हो, हस्तलिखित हो, और उसमें उपयोग में आता है। ठीक है, अब आपने एक बात देख लिया, लिखित संप्रेषण किससे तात्पर्य किसी खासकर ऐसा सूचनाओं से होता है जो शब्दों में तो होती है लेकिन उसका स्वरूप क्या है, मौखिक न होकर लिखित होता है। क्या मैंने बोला, लिखित है तो लिखित ही रहेगा, शब्द में है लेकिन लिखित है, शब्द में है लेकिन लिखित है। ये बात आप जान ही गए। खासकर संदेश वाहक का, खासकर जो जानते हैं, भेजने वाला का लेखन कौशल, शैली, ज्ञान, व्याकरण इत्यादि प्रयोग संदेश की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ये बात आपको पता ही है। ठीक है, भेजने वाला को कहीं दूर भेजते हैं। लिखित संप्रेषण में खासकर क्या क्या देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, शब्दों में होना बट लिखित होना। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे आपके सामने तो आप इसको ईमेल के तौर पे रख सकते हैं। ईमेल में भी तो वही होता है, कोई पत्र रख सकते हैं, कोई रिपोर्ट रख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको सरकारी, खास करके इसमें उपयोग ज़्यादातर कहाँ होता है, उपयोग में सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान में होता है। सरकारी और गैर सरकारी, आप देखा होगा इन सब जगहों पे इस तरह का चीज़ें लिखित में ज़्यादातर उपयोग होता है। इसके भी कुछ लाभ है, इसकी भी कुछ हानि है, वो आपको पता है। आपने अब तक देखा कि शाब्दिक को आपने देख लिया चैनल के आधार पे संप्रेषण में। अब हम लोग चलते हैं अशाब्दिक वाले पे। क्या चलते हैं, अशाब्दिक वाले पे। अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं तो हम खास करके प्रायः यह कह सकते हैं कि, खासकर कहते ही हैं
कि कथनी करनी से अधिक बलवती होता है। आपने सुना भी होगा, जो खास करके जो करनी होती है कथनी से अधिक बलवती, यानी कहने का मतलब जो गांव घर में एक मैंने ऐसा कहावत सुनी है, हम लोग के दादाजी कहा करते थे, लिखतन के आगे बख्तन का कोई भेद नहीं होता, कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं होता। यानी कोई भी चीज़ें जो लिखित होता है उसके सामने बोलने वाले से कुछ नहीं होता। तो वही बात है, करनी जो होती है कथनी से अधिक बलवती होती है, ये बात आपको पता ही है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इस लाइन को याद रखना है। इस वाले में एक्शंस स्पीक लाउडर देन क्या है, वर्ड्स। ठीक है, तो वही है, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत विचारों और भावनाओं को बिना शब्दों के अभिव्यक्त किया जा सकता है। बात समझे, इसमें बोलना नहीं है, लेकिन आपके विचार और क्या होगी, बिना बोले आपका चीज़ें क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा। बिना बोले क्या करना है, विचारों या भावनाओं का प्रेषण। बात आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की अगर बात करेंगे आप, तो मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूं कि अशाब्दिक संप्रेषण में मुख्यतः क्या क्या बातें होती हैं। जैसे किसी को देखेंगे कि बच्चे को डराना हो तो क्या करेगा, अपने वॉइस को ज़्यादा अथी कर लेगा, अब उतार चढ़ाव में बढ़ा देगा, ज़्यादा जोर से बोलेगा बच्चा डर जाएगा। आवाज़ का उतार चढ़ाव ये आपने देख लिया, भाषा का उतार चढ़ाव को लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरा कह सकते हैं कि मुख मुद्राएं को दिखा करके आप भी डरा सकते हैं किसी को कि हम गुस्से में भाई भाग जाओ यहाँ से। वाणी संकेत भी कर सकते हैं, संकेत करना है, बोलना नहीं है। ठीक है, शारीरिक कुछ मुद्रा से भी दिखा सकते हैं, शारीरिक से स्तर पे शारीरिक, ये सब क्या है, इसका भाग है। अगर और संदेश में जो खासकर संदेश में छिपा अर्थ ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, इस सब चीज़ को क्या करेंगे, अपीयरेंस पे टच करेंगे तो भी हो जाएगा। निकटता अगर कुछ है, अगर मान लिया जाए सामने व्यक्ति से हमारा संबंध होता है तो आप डायरेक्ट उसको टच करवा सकते हैं कि भाई तुम क्या कर, बोलना भी नहीं है लेकिन टच हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो माजरा चल रहा है। अब ये आपने देखा कि किस तरीके से, मतलब हम लोगों ने दोनों चीज़ को देख लिया, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों को देख लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे का वर्गीकरण। आगे के वर्गीकरण में ये है, यह है उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। ठीक है, क्या देखा, उद्देश्य और शैली के आधार पर जो है संप्रेषण का, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पज एंड स्टाइल। अब इसमें हम आते हैं, इसका जो पहला पॉइंट बनता है, एक होता है औपचारिक संप्रेषण। क्या होता है, औपचारिक, नहीं फॉर्मल। फॉर्मल होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात आ रही है। ठीक है, अब जब इसमें देखेंगे कि औपचारिक वाले में, औपचारिक संप्रेषण में जो भाग बनता है, इसको देखिए आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मेन मुख्य वजह क्या है। सो औपचारिक संप्रेषण में संदेश को संप्रेषित करते हुए कुछ निश्चित नियम को, अधिनियमों का पालन किया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, संगठनात्मक संरचना है। संगठनात्मक संरचना है, ये आप जानते ही हैं। औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के बीच में होता है, ऑफिस के बीच में होता है, गवर्नमेंट के बीच में होता है। खासकर इसमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है, आपको पता ही है। सही भाषा और सही उच्चारण, जब आप पीएचडी करेंगे, जो भी आपको चीज़ें कही जाएगी अगर गवर्नमेंट के द्वारा या यूजीसी के द्वारा, वो आपके लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। आपका अपॉइंटमेंट होगा लेक्चरर के तौर पे, वही फॉर्मल में आपको चीज़ें कही जाएगी। भाषा क्या हो, सही भाषा और सही उच्चारण जरूरी है। औपचारिक संप्रेषण प्रक्रिया किसी संगठन के विभिन्न चरणों या स्तरों से गुजरती है, आपको पता ही है। तो क्योंकि चरण से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हर स्तर पे टेबल, जैसे मान लिया जाए कि ब्लॉक स्तर से कोई पेपर उठती है तो जिले तक जाती है, राज्य तक जाती है, तो वो क्या है, ये फॉरवर्डिंग कैसे होता है, फॉर्मल फॉरवर्डिंग होता है।
किसी भी संगठन के लिए औपचारिक संप्रेषण प्रणाली क्या है, आवश्यक होते हैं। खासकर अगर कहेंगे कि इसके कुछ लाभ है, मैं आपको इसका कुछ लाभ बताता हूँ। लाभ की बात करेंगे ना, तो आपको लाभ इस कदर रख सकते हैं कि इसमें स्मूथ कम्युनिकेशन होता है। स्मूथ कम्युनिकेशन होती है, यानी निर्विघ्न संप्रेषण, यानी कि स्मूथली काम करते रहता है, आपको चलते रहता है, पूर्व निर्धारित चैनल के माध्यम से चलता है। हर प्रतिभागी इस बात से अवगत होता है कि संदेश कहाँ और कैसे भेजना है। मतलब ये कहीं हर चीज़ पता होता है, कहाँ और कैसे, ये पता होता है कहाँ और कैसे, सबको अवगत होता है ये चीज़। अगर लाभ की बात करें, दक्षता में वृद्धि हो जाती है इसमें, क्योंकि जो भेजना होता है वो फिक्स रहता है, पता रहता है। इफिशियंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहाँ पर नहीं पता रहता तो वहाँ पर चलता है कि भाई कि जिधर भी भेजना है भेज दो, लेकिन जहाँ फिक्स है कि वहाँ भेजना है तो पता चल जाता है। तीसरा कह सकते हैं कि कोई अस्थायी रिकॉर्ड इसकी बात आ जाती है। रिकॉर्ड की बात, परमानेंट कोई रिकॉर्ड उसके पास होता है। कोई पत्र से भेजेंगे तो उसके पास एक प्रतिलिपि वो अपने पास रख लेगा और दूसरी प्रतिलिपि क्या करेगा, फॉरवर्ड करता है। डिसिप्लिन इसमें खूब होता है, अनुशासन की बात होती है। जितनी दिन में कहा गया भेजने के लिए वो आपको सही समय पर पहुंचना चाहिए। इसमें इसके चीज़ों का विश्वसनीयता की भी बात आ जाती है। ठीक है, क्या आती है, विश्वसनीयता की भी बात आती है कि सरकार की तरफ से आया है तो ये क्रेडिबल होगा। कुछ सीमाएं तो आप जानते हैं कि हर जगह सीमाएं होती है। ठीक है, अब जब आपने देखा कि ये किस में देख रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मल में देख रहे हैं। अब हम इनफॉर्मल में भी देखेंगे कि इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। हर जगह, मतलब दोनों में बता रहा हूँ, ये कॉस्टली भी होता है इसका, सीमाएं मतलब सीमाएं लिमिटेशंस ही तो है। अब हम चलते हैं क्या, अब जो मैंने बताया दूसरा, ये बात बताया मैं आपको अनौपचारिक का, अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये देखिए क्या होता है, कोई भी संस्थान या व्यक्ति, समझिए, कोई भी खास करके संस्थान या व्यक्ति समूह अनौपचारिक संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। पहली बात, संभव नहीं है। हर संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ औपचारिक संप्रेषण प्रणाली अपने आप ही सम्मिलित हो जाती है, दोनों। यानी कोई भी संस्थान नहीं है, मैं कोई भी संस्थान जो है ना, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर दोनों चीज़ नहीं चलता है। किसको, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, मतलब दोनों को चलना है। ठीक है, दोनों चलेगा। ये बात आप कान खोल के समझ लीजिए। यह मुख्य रूप से खासकर कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं यानी सोशल नीड्स की पूर्ति करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जो लिखित में बात होती है वो सामाजिक, जैसे हमारे किसी स्टाफ को एकाएक क्या हो गया कि नज़दीक में अगर ऑफिस है घर उसका है, तो एकाएक किसी इमरजेंसी में घर जाना पड़ा, तो ये सब इनफॉर्मल में साहब को, बड़े साहब को कह दिया जाता है कि साहब मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, आप मुझे छुट्टी 1 घंटे के लिए दीजिए। ये क्या है, रिकॉर्ड में नहीं है, बट ये इनफॉर्मल हो गया। तो इस तरह की जो सोशल नीड्स की बात आती है, ये सब इसी में आता है, जिसको एग्जाम्पल में सोशल नीड्स कह सकते हैं। इनफॉर्मल सोशल नीड्स की पूरी करने के लिए। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं इसको। यानी जो मैंने आपको बताया अंतर्वैयक्तिक, अंतर क्या है, वैयक्तिक संप्रेषण का ही भाग है। आपने इससे पहले जाके देखा कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है, जाके वीडियो को पीछे कीजिए, पीछे करके देख लीजिए कि इंटरपर्सनल संप्रेषण क्या होता है। मैंने अब जस्ट पढ़ा के आया हूँ। खासकर मुख्य रूप से वार्तालाप एवं शरीर के हाव भाव, जो बॉडी मूवमेंट्स होता है, क्योंकि इसमें तो कुछ दिखना नहीं होता है, कुछ वो रिकॉर्ड नहीं होता है। बातचीत की बात करेंगे तो मित्रों के बीच में जो आप बात करते हैं इनफॉर्मल ही होता है, मित्रों और परिवार के बीच में। कभी आपने सुना है कि परिवार में कोई बाप बेटा से बात करना है, कोई मम्मी को बेटी से बात करनी है, तो एकदम से लेटर वाइज बात होता है घर में? ऐसा तो नहीं सुना ना। परिवार और मित्रों के बीच बातचीत इनफॉर्मल ही होता है वो चीज़। खासकर अनौपचारिक संप्रेषण में संप्रेषण के लिए कोई औपचारिक नियम और अधिनियम नहीं होते हैं। इसमें जो भी बातें होती है कि कुछ कहा के हुआ, तो इस तरह से चलते रहता है। आपने देख लिया अनौपचारिक को भी। अब हम आगे चलते हैं। आगे है दिशा के आधार पे, क्या है,
दिशा के आधार पे संप्रेषण का वर्गीकरण। यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए पहला नंबर आता है ये लंबवत संप्रेषण। लंबवत संप्रेषण यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन। मैं ये भी बताऊंगा वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, अब ये जान ही लीजिए फिर आगे बढ़ते चलेंगे। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या आती है वो इस वर्टिकल कम्युनिकेशन में कि मुख्य रूप से औपचारिक संप्रेषण तंत्र जैसी होती है। क्या होती है? पहली बात औपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मल। औपचारिक क्या है? संप्रेषण तंत्र है, तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। ये मूल रूप से औपचारिक संप्रेषण ही होता है, जान लीजिए। ये नीचे से ऊपर इसका जो जाता है, नीचे लंबवत होता है तो नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कोई चीज़ आता है ऐसे इस तरीके से आता है। मान लो ये टॉप पर कोई बैठा हुआ है, ऑफिसर है, यहाँ से लीटर जाना है तो लीटर कैसे जाएगा? तो लीटर जाने के लिए तो यही चीज़ें करना पड़ेगा ना, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, टॉप पे जाएगा। तो इसी को कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। या वर्टिकल में ऊपर से नीचे भी हो सकता है। क्या है? ये इस तरह भी से भी हो सकता है। दोनों बेसिस पे आप इसको बना सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। यानी वर्टिकल ही तो है, कुल मिलाकर के है, खड़ा ही तो है, लंबवत ही तो है। ऊपर से नीचे यू है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे दोनों चलता है, ठीक है। ये बात खासकर मुख्य अध्यापक शिक्षकों को निर्देश देते हैं और शिक्षक अध्यापक को रिपोर्ट करता है। तो कुल मिला के तो बात यही चलता है। दूसरा जो बात आ जाती है इसी में लंबवत के बाद एक आता है क्षैतिज। क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज संप्रेषण क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं। क्या बोले? मान लो कि यही मैं बना देता हूँ, ये मान लो कि एक लेवल हो गया, क्लास 1 हो गया, C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। यानी अगर C1 वाला आपस में वार्तालाप करेगा, आपस में बातचीत करेगा, तो ये क्या हो जाए? आपस में बातचीत C1 मेंबर, तो ये इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज संप्रेषण बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत मैं बता देता हूं फिर से, ये आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही हो सकते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। बात समझो। क्षैतिज वाले में यह संप्रेषण समूह बनाने, टीम बिल्डिंग में खासकर उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का काम करता है। किस में सहायक होता है? टीम बनाने में सहायक होता है। टीम बनाने में सहायक होता है। आपने ये भी देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर में जो खास करके होता है, ये होता है डायगोनल, त्रियक। त्रियक संप्रेषण, जिसको क्या बोलते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है ये समझिए। खास करके जब ऑफिशियल हायरार्की के विपरीत, ऑफिशियल हायरार्की का ऊपर जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कार्मिक एक दूसरे के से संपर्क स्थापित करते हैं, तो उसके त्रियक संप्रेषण कहा। जैसे मान लिया जाए, सपोज करो कि एक मान लो ये हायरार्की है, एक मान लो ये हायरार्की है, ठीक है। अब मान लो किसी भी प्रकार से अगर कभी ऐसा हुआ कि ये ऑफिसर, ये ऑफिसर, ये ऑफिसर, ये ऑफिसर अगर मान लो रिश्ता जोड़ता है, ठीक है, तो हो सकता है मे भी इधर से भी जुड़ सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी जुड़ सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? त्रियक बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा। ऑफिशियल हायरार्की के विपरीत अगर मान लो किसी भी तरह से जुड़ता है, ये त्रियक का एग्जाम्पल है। विभिन्न विभागों में, डिपार्टमेंट, विभिन्न विभागों के पृथक स्तरों के बीच होता है। विभिन्न विभागों के पृथक स्तरों पर होता है, पर होना। ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आपको समझने में, तरीके में आसानी हुई होगी। चलिए कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा क्या
कि जिस प्रकार से हम लोग का ये क्लासेज का रिकॉर्ड चल रहा है, आपको पता है कि इतनी कक्षा शायद ही कहीं पर ली जा रही है। इस तरीके से हर चीज़ को समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया जा रहा है कि तिर्यक संप्रेषण डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, लंब वर्टिकल क्या होता है। कुल मिलाकर हम लोग एक एक टिप्स का, जितनी भी PYQ आया हुआ है आप जाकर के देखना। अगर आपको भरोसा है जोश नीट JRF की टीम पे या श्रवण दास सर पे भरोसा है, तो आप जाइए, पढ़िए और PYQ लगा के देखिए। अगर PYQ गलत हो गया, आप कमेंट करो PYQ में, सर इस PYQ का आंसर क्या होगा, तो मैं उसका वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे बताओ कि सर यहाँ पर क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन समझा दीजिए, ये क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उसका भी समाधान करूँगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए मन से, और अच्छा लग रहा है दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मनोबल रहेगा और मैं भी आपके लिए अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद बने रहने के लिए। ये चौथा खासकर लेक्चर हो गया कम्युनिकेशन का। ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू चलेंगे, मतलब 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट मैं आपको यूनिट करवा दूंगा। थैंक यू।